हेलो दोस्तों, क्लीन एजुकेशन एमपी में आप सभी सभी का स्वागत है। देखिए, आज का ताज़ा खबर है 1/3/2024 का सबसे बड़ी खबर, सबसे ज़्यादा भर्ती होने वाली खबर है। 24,797 रिक्त पदों पर सीधी भर्ती होने वाली है साथियों। तो देखते हैं इस नोटिफिकेशन में क्या है। राजस्थान सरकार स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान जयपुर सफाई कर्मचारी पद की सीधी भर्ती हेतु विज्ञापन संख्या 1/2024। राजस्थान नगरपालिका सफाई कर्मचारी सेवा नियम 2012 के अंतर्गत राज्य की 186 नगरीय निकायों के निकायवार विज्ञापित कुल सफाई कर्मचारियों के 24,797 रिक्त पदों पर सीधी भर्ती हेतु इच्छुक निर्धारित योग्यताधारी अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। अभ्यर्थियों से निकायवार विज्ञापित पदों के लिए आवेदन दिनांक 4/3/2024 से दिनांक 24/3/2024 तक रात्रि 23:59 यानी 12 बजे तक लिए जाएंगे तथा ऑनलाइन आवेदन पत्र में आवेदक द्वारा की गई त्रुटियों में दिनांक 27/3/2024 से दिनांक 2/4/2024 रात्रि 12 बजे तक संशोधन किया जा सकता है। नगरीय निकायों में सफाई कर्मचारियों के रिक्त पदों का वर्गवार विवरण विभागीय वेबसाइट इस पर उपलब्ध है। देखिए, आवेदन की प्रक्रिया। विभाग द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र लिए जाएंगे जिन्हें राज्य के निर्धारित ई मित्र कियोस्क, जन सुविधा केंद्र अथवा स्वयं के स्तर से एसएसओ पोर्टल के माध्यम से भरा जा सकता है। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से पूर्व सर्वप्रथम अभ्यर्थी विस्तृत विज्ञापन का अध्ययन आवश्यक रूप से कर लें, तदुपरांत ही अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन करें। इस जानकारी में दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि पूरी विज्ञापन को ध्यान से पढ़ लें, और ये कुछ लंबा वीडियो होने वाला है क्योंकि इसमें विस्तृत जानकारी आपको दी जाएगी। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद आपका नुकसान ना हो और योग्यताधारी ही आवेदन करें। तो आगे देखते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए अभ्यर्थियों को विभाग के ऑनलाइन पोर्टल पर ये लिंक दिया हुआ है, इस पर उपलब्ध ऑनलाइन लिंक को क्लिक कर अथवा एसएसओ पोर्टल पे, ये एसएसओ राजस्थान गवर्नमेंट इन से लॉगिन पर सिटीजन ऐप G2C में उपलब्ध रिक्रूटमेंट पोर्टल का चयन करना होगा। ऑनगोइंग रिक्रूटमेंट सेक्शन के अंदर सफाई कर्मचारी भर्ती 2024 का लिंक आएगा, जिस पर क्लिक करने पर आवेदन फॉर्म पर आवेदन करना होगा। यहाँ यह महत्वपूर्ण है कि अभ्यर्थी का वन टाइम रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है। ना होने की स्थिति में अभ्यर्थी द्वारा वन टाइम रजिस्ट्रेशन किया जाना होगा, तत्पश्चात भर्ती के लिए आवेदन करना होगा। प्रथम बार वन टाइम रजिस्ट्रेशन यानी OTR करने हेतु अभ्यर्थी के नाम, जन्मतिथि, लिंग एवं आधार कार्ड, पैन कार्ड या वोटर ID, ड्राइविंग लाइसेंस, ID, जन आधार कार्ड में से किसी एक ID प्रूफ के विवरणों का इंद्राज एवं डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना अनिवार्य होगा। दूसरे बिंदु में क्या है साथियों, अभ्यर्थी द्वारा वन टाइम रजिस्ट्रेशन यानी OTR की प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात OTR प्रोफाइल में स्वयं के नाम, पिता के नाम, जन्मतिथि, लिंग का विवरण एवं आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस ID विवरण में किसी भी प्रकार का संशोधन किया जाना संभव नहीं होगा। यदि अभ्यर्थी के आधार कार्ड में अथवा जन आधार कार्ड में उसके नाम, पिता के नाम, जन्मतिथि एवं लिंग में कोई त्रुटि है तो इन त्रुटियों को पहले से ही दुरुस्त करा लेना चाहिए और कर लेना होगा। चौथे बिंदु पर देखिए, यदि अभ्यर्थी अपना OTR रजिस्ट्रेशन आधार कार्ड या जन आधार कार्ड के माध्यम से ना करके SSO ID के माध्यम से करता है तो उसे सेकेंडरी की अंक तालिका व एक पहचान दस्तावेज अपलोड करना अनिवार्य होगा। पाँचवें बिंदु पर अभ्यर्थी OTR रजिस्ट्रेशन शुल्क का भुगतान आवेदन की अंतिम दिनांक से पूर्व सुनिश्चित करें, ताकि किसी प्रकार की भुगतान संबंधी लंबित रजिस्ट्रेशन का सत्यापन समय रहते हो सके, अन्यथा इसकी जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी। आवेदक अपने स्वयं का ही मोबाइल नंबर एवं ईमेल ID दर्ज करें तथा इसे नहीं बदलें। महत्वपूर्ण सूचनाएं आवेदन में दर्ज मोबाइल नंबर एवं ईमेल ID पर ही भेजी जाती है। आवेदक का ऑनलाइन आवेदन करने के पश्चात आवेदन पत्र क्रमांक
ये देखिए एप्लीकेशन आईडी के रूप में प्राप्त होगा। और यदि आवेदन पत्र क्रमांक एप्लीकेशन आईडी अंकित या प्राप्त नहीं हुआ तो इसका अर्थ यह है कि उसका आवेदन पत्र जमा नहीं हुआ है। ठीक है, आगे की जानकारी देखिए। ये डिजिटल साइंड है। आगे देखिएगा, बिंदु क्रमांक 8, आवेदक जिस श्रेणी के तहत आवेदन करने हेतु पात्र है उसी श्रेणी में ऑनलाइन आवेदन करें। गलत सूचना देने या तथ्य छुपाने पर विभाग अभ्यर्थी पर नियमानुसार कार्यवाही के लिए स्वतंत्र होगा। 9वें बिंदु पर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में समस्त वांछित सूचना अवश्य अंकित करें। ऑनलाइन आवेदन भरने से पूर्व विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध इस विज्ञप्ति को ध्यानपूर्वक पढ़ लें तथा इसके दिए गए निर्देशों को ध्यान में रखते हुए आवेदन भरें। कोई सूचना गलत या अपूर्ण भरने पर आवेदक का आवेदन पत्र रद्द कर उसे चयन प्रक्रिया से पृथक कर दिया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी, तथा गलत सूचना या अपूर्ण आवेदन के सुधार हेतु पत्र व्यवहार स्वीकार नहीं किया जाएगा। 10वें बिंदु पर है, इस भर्ती के संबंध में समस्त पत्राचार विभाग की वेबसाइट, ये वेबसाइट है विभाग की, देख लीजिए, इसके माध्यम से किया जाएगा। कृपया इस भर्ती के संबंध में समस्त अद्यतन जानकारी के लिए विभाग की वेबसाइट को निरंतर रूप से देखते रहें। जिन अभ्यर्थियों द्वारा पूर्व में जारी विज्ञापन संख्या 1/2023 दिनांक 9/6/2023 के तहत ऑनलाइन आवेदन किया जा चुका है, उन्हें पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। पूर्व में आवेदित अभ्यर्थी भी अपने ऑनलाइन आवेदन में संशोधन कर सकते हैं। यानी पहले जो ऑनलाइन आवेदन किए थे, ये डेट दिया हुआ है 9/6/2023, इस पर जो भी त्रुटि रही हो अभी सुधार या संशोधन कर सकते हैं। अब देखिए, इसमें अभ्यर्थी राज्य की 186 नगरीय निकायों में विज्ञापित पदों में से अपनी इच्छा अनुसार केवल एक ही नगरीय निकाय में आवेदन कर सकेगा। एक से अधिक निकायों में आवेदन करने पर अभ्यर्थी के समस्त आवेदन निरस्त कर दिए जाएंगे। आवेदक अपना ऑनलाइन आवेदन पत्र अंतिम रूप से भरने से पूर्व उसकी प्रविष्टियों से आश्वस्त हो लें कि सभी प्रविष्टियां सही सही भरी गई हैं। आवेदक द्वारा ऑनलाइन आवेदन में भरी गई प्रविष्टियों को ही सही मानकर आगे की कार्यवाही की जाएगी। आवेदक आवेदन पत्र को ध्यानपूर्वक भरें। एक बार आवेदन भरने के बाद उसमें रही किसी प्रकार की त्रुटि को संशोधित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन भरने के उपरांत भरे आवेदन पत्र का प्रिंट आउट आवश्यक रूप से प्राप्त कर लें। इसके बाद देखिए, आवेदक यह ध्यान दें कि ऑनलाइन आवेदन के उपरांत उन्हें आवेदन पत्र क्रमांक आवश्यक रूप से उपलब्ध होगा। यदि आवेदन पत्र क्रमांक एप्लीकेशन आईडी अंकित या प्राप्त नहीं हुआ है तो इसका अर्थ यह है कि उसका आवेदन पत्र जमा नहीं हुआ है। आवेदक आवेदन प्रपत्र के प्रीव्यू को आवेदन सबमिट न माने। कृपया ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से पूर्व वेबसाइट पर उपलब्ध इस विज्ञप्ति एवं अभ्यर्थियों के लिए आवेदन व सामान्य दिशा निर्देशों का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर लें। इस विज्ञप्ति एवं उक्त दिशा निर्देशों को ध्यान में रखकर ही ऑनलाइन आवेदन भरें। आवेदक से आवेदन जन आधार कार्ड के माध्यम से लिया जाएगा, अतः अपना जन आधार कार्ड को अपडेट रखें। देखिए, आवेदन शुल्क के बारे में कार्मिक विभाग के परिपत्र क्रमांक कार्मिक क्रमांक 2/2023 0443 जयपुर दिनांक 19/4/2023 के द्वारा अभ्यर्थियों से एक बारी पंजीयन कराने के बाद राजस्थान लोक सेवा आयोग, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड एवं राज्य की अन्य सभी भर्ती संस्थाओं द्वारा आयोजित भर्ती परीक्षाओं में आवेदन करने पर बार बार परीक्षा शुल्क देय नहीं होगा। तो अच्छी बात है। इस हेतु अभ्यर्थी को अपनी SSO ID द्वारा लॉगिन करने के बाद वन टाइम रजिस्ट्रेशन ऑप्शन पर जाकर निम्नानुसार निर्धारित एक बारी पंजीयन शुल्क जमा कराना होगा। सामान्य या अनारक्षित अभ्यर्थी, आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी एवं दिव्यांगजन, इनके लिए कुछ फीस का विवरण है। जैसे सामान्य के लिए 600 रुपये, आरक्षित वर्ग के जैसे ST SC OBC के लिए है वो 400 रुपये और दिव्यांगजन के लिए 400 रुपये। देखिए आगे, नोट, ऑनलाइन आवेदन पत्र में आवेदक द्वारा की गई त्रुटियों में दिनांक 27/3/2024 से दिनांक 2/4/2024 रात्रि 12 बजे तक संशोधन किए जाने की सुविधा प्रदान की गई है। संशोधन हेतु अभ्यर्थी से शुल्क के रूप में 100 रुपये राशि ली जाएगी। इसलिए दोस्तों, त्रुटि करना ही नहीं है।
वरन पैसे की दुरुपयोग होगी। इसके बाद पदों का विवरण देख लीजिए। नगरीय निकाय बाहर कुल रिक्तियों की स्थिति निम्नानुसार है, जो आवश्यकता अनुसार घटाई या बढ़ाई जा सकती है। देखिए, क्रमांक संख्या है नगरीय निकाय और रिक्त पद। इसमें जैसे पहले नंबर पर देखिए जयपुर ग्रेटर 3670 पद हैं। दूसरे नंबर पर जयपुर हेरिटेज 707, चौमू 171, साभर 59, चाकसू 64, कोटपुतली 143। इस तरीके से देखिए बहुत लंबी इसकी लिस्ट है दोस्तों। फुलेरा जोबनेर 57, किशनगढ़ रेनवाल 68, रायपुरा 107, विराटनगर 157, बागरू 112, सीकर 573, फतेहपुर 237, लक्ष्मणगढ़ 90, रामगढ़ 42, श्रीमाधोपुर 46। इस तरीके से देखिए नीम का थाना 66, खंडेला 56, रींगा सिंह 91, लोसर 84, झुंझुनू 284। ये राजस्थान के पूरे एरिया हैं साथियों। नवलगढ़ 175, चिड़ावा 125, बिसाऊ 72, बगगढ़ 35, खेतड़ी 24, मंडावा 70, मुकुंदगढ़ 41। ये रिक्त पदों की जानकारी है। ये नगरीय निकाय वार जो रिक्त पदों की जानकारी से अच्छे से देख लें, ताकि अपने स्वेच्छा के हिसाब से आप वहाँ के लिए आवेदन करें। आपने पहले भी देख चुके हैं हम लोग कि इसमें एक ही जगह के लिए आवेदन रहेगा। इस तरह सूरजगढ़ 60, पिलानी 96, उदयपुर वाटी 86, विद्या विहार 2 साल, लालसोट बांदीकुई। ये पद जो हैं अच्छे से देख लिया जाए। इसके बाद देखिए अलवर खेरली राजगढ़ और खैरतल तिजारा बहरोड भिवाड़ी भरतपुर बयाना डीग कामा नदबई बैर कुम्हेर भुसावर नगर। तो इस तरीके से टोटल लिस्ट कितने हैं साथियों? 78 टोटल लिस्ट हैं। 78 नहीं, ये टोटल 24,000 पदों पर भर्ती की गई है। देख लीजिए पूरी क्रमांक ही 120 क्रमांक तक हमने पहुंचा। अब देखिए 121 से लेके इधर 162, ये टोटल लिस्ट आगे 186 जगह पे है, जो टोटल 24,797 रिक्त पद हैं। तो ये बहुत बड़ी कही आ सकती है भर्ती। निकायवार कुल रिक्तियों का विवरण पृथक से विभाग की वेबसाइट, इस वेबसाइट पर उपलब्ध है। अभ्यर्थी विभाग की वेबसाइट पर निकाय के रिक्त पदों का श्रेणीवार वर्गीकरण देखकर ही आवेदन करें, क्योंकि नियमानुसार आरक्षण देय है। लंबवत रूप से आरक्षित पदों में क्षैतिज रूप से आरक्षित पद शामिल हैं। अनुसूचित क्षेत्र के उक्त रिक्त पदों के लिए केवल राजस्थान राज्य के अनुसूचित क्षेत्र के स्थानीय निवासी आवेदन कर सकेंगे। अनुसूचित क्षेत्र के आवेदक ऑनलाइन आवेदन में अनुसूचित क्षेत्र के कॉलम में स्पष्ट रूप से अंकन करें। अनुसूचित क्षेत्र के कॉलम में अंकन नहीं करने की स्थिति में उनके आवेदन पर अनुसूचित क्षेत्रों के पदों के लिए विचार नहीं किया जाएगा। महिला, भूतपूर्व सैनिक, उत्कृष्ट खिलाड़ी एवं विशेष योग्यजनों के लिए आरक्षित पदों का आरक्षण क्षैतिज आधार पर अर्थात देख लीजिएगा होगा उसी वर्ग में समायोजित किया जाएगा। तो ये हमने देखा अभी इसके लिए बहुत 18 पेज है साथियों। अभी हम 8वें नंबर पर हैं। उसकी पूरी विज्ञापन अच्छे से पढ़ लेने के बाद ही आवेदन भरें, क्योंकि आवेदन भरने बस से कुछ नहीं हो जाता जब तक कि हमारी योग्यता और हमारी त्रुटियों से ग्रस्त नहीं होनी चाहिए। मतलब त्रुटि नहीं होनी चाहिए, त्रुटि हो गई तो हम बाहर हो सकते हैं। देखिए, विज्ञापन जारी होने के उपरांत विज्ञापित पदों की संख्या में कमी या बढ़ोतरी की जा सकती है। आरक्षण संबंधी प्रावधानों के संबंध में राज्य सरकार के नवीनतम नियमों के अनुसार परिवर्तन किया जा सकेगा। देखिए विशेष सूचना, तो विशेष सूचना में देखिए कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 17/1/2013 के अनुसार किसी भी वर्ष विशेष में सीधी भर्ती के लिए राजस्थान की अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के पात्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने की दशा में उनके लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्तियों को पश्चातवर्ती 3 वर्षों के लिए अग्रणित किया जाएगा। 3 भर्ती वर्षों की समाप्ति के पश्चात ऐसी अग्रनीति की गई रिक्तियाँ समान प्रक्रिया के अनुसार भरी जाएगी। मतलब तीन भर्ती तक ये काम करेगा साथियों। यदि किसी भर्ती वर्ष में भर्ती नहीं की जाती है तो ऐसे भर्ती वर्ष को इस उपनियम के प्रयोजन के लिए संगठित नहीं किया जाएगा, परंतु यह और कि इस उपनियम के अधीन सामान्य प्रक्रिया के अनुसार रिक्तियों का भरा जाना पद आधारित रोस्टर के अनुसार पदों का आरक्षण को प्रभावित नहीं करेगा और रोस्टर में आरक्षित पदों पर उपलब्ध रिक्तियों को
अनुसूचित जातियों यथा स्थिति अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों में से भरा जा सकेगा जिनके लिए ऐसी रिक्ति पश्चातवर्ती वर्षों में उपलब्ध हो। देखिए, राजस्थान के अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षित पदों हेतु पात्र एवं उपयुक्त आवेदक उपलब्ध नहीं होने पर इन पदों को नियमानुसार समान प्रक्रिया से भरा जाएगा। इसमें कुछ और समझाने की आवश्यकता तो है नहीं साथियों, चूँकि इस रूल्स जो है हिंदी में ही है और आप समझ ही सकते हैं। महिलाओं हेतु रिक्तियों का आरक्षण क्षैतिज प्रवर्गानुसार 30% होगा। महिला अभ्यर्थियों का आरक्षण उस संबंधित प्रवर्ग में जिनकी महिला आवेदक हैं अनुपातिक रूप से समायोजित किया जाएगा। जहाँ पे कुछ कठिन शब्द रहेंगे या जहाँ पे समझ में नहीं आएगा, इस हिसाब से आप कमेंट बॉक्स में बताएं, उसका विवरण आपको मिलेगा। स्पष्टीकरण देख लीजिए। किसी वर्ग अनारक्षित पद, सामान्य वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की पात्र एवं उपयुक्त महिला आवेदक उपलब्ध नहीं होने पर उस पद को उसी वर्ग के पुरुष वर्ग आवेदक से भरा जाएगा। मतलब इसका तो आप समझ ही गए होंगे कि यदि महिला आवेदक उतना नहीं होते हैं, उतने आवेदन नहीं आते हैं, तो उनकी सीट पुरुष ले लेंगे। विवाहित महिला आवेदक को अपने पिता के नाम, निवास स्थान और आय के आधार पर जारी अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग का नॉन क्रीमिलियर का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। पति के नाम व आय के आधार पर जारी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। महिलाओं हेतु आरक्षित पदों में नियमानुसार 8% पद विधवा एवं 2% परित्यक्ता महिलाओं के लिए आरक्षित है। यदि पर्याप्त विधवा अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होती हैं तो विधवा के लिए आरक्षित पद को उसी श्रेणी की परित्यक्ता से भरा जाएगा। इस प्रकार यदि पर्याप्त परित्यक्ता अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होती तो इनके लिए आरक्षित पद को उसी श्रेणी की विधवा महिला से भरा जाएगा। यदि विधवा और परित्यक्ता दोनों ही पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं होते हैं तो इनके लिए आरक्षित पद को उसी श्रेणी की सामान्य महिला से भरा जाएगा। मतलब परित्यक्ता और विधवा तो होनी चाहिए, पर यदि आरक्षित पद से अगर नहीं भरा जा पा रहा है तो अन्य वर्ग से वही विधवा और परित्यक्ता से भरा जाएगा। विधवा आवेदक होने की स्थिति में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र एवं परित्यक्ता महिला विवाह विच्छेद महिला को विवाह विच्छेद सक्षम सिविल न्यायालय की प्रमाणीकरण चाहिए। परित्यक्ता महिला, ठीक है, वो प्रमाण पत्र मिलेगा वहाँ से, तो उसका होना अनिवार्य है। इस भर्ती में आवेदन करने की अंतिम तिथि से पूर्व का परित्यक्ता होना अनिवार्य है। ऐसा नहीं कि हम बाद में बनवाएं। अति पिछड़ा वर्ग के लिए राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक ये 13/2019 के अनुसार राजस्थान राज्य के अति पिछड़ा वर्ग में शामिल जातियों को 5% आरक्षण देय होगा। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए राज्य सरकार की सूचना क्रमांक F71 कार्मिक ये 2019 दिनांक 19/2019 एवं 20/10/2019 के अनुसार राजस्थान राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10% का आरक्षण देय होगा। यानी जिसे कहते हैं ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 10% का और आरक्षण होगा, मतलब उसमें भी उन्हें अंक मिलेगा। इसके बाद देखिए साथियों, विभाग के परिपत्र दिनांक 26/7/2017 के अनुसार सामान्य श्रेणी के विरुद्ध चयन हेतु आरक्षित वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग के केवल वे ही आवेदक पात्र होंगे जिन्होंने शुल्क के अतिरिक्त आरक्षित श्रेणी के लिए थे किसी अन्य रियायत का लाभ नहीं उठाया है। राजस्थान राज्य से विभिन्न राज्यों के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर ईडब्ल्यूएस के अभ्यर्थियों को समान वर्ग का माना जाएगा। यानी वो अलग राज्य के यदि हैं तो चाहे वो किसी वर्ग के हों, जनरल से भर सकते हैं। यानी दूसरे राज्यों के लिए भी अवसर है। 12 जिले के सहरिया आदिम जाति के आवेदक को आवेदन पत्र में अपनी श्रेणी के संबंधित कालों में स्पष्ट रूप से अंकन करने पर ही उन्हें 12 जिले में सहरिया जाति के लिए राज्य सरकार के निर्देश क्रमांक दिनांक 16/1/2020 के अनुसार आरक्षण का लाभ देय होगा। भूतपूर्व सैनिक हेतु कार्मिक विभाग राजस्थान सरकार के पत्र क्रमांक F कार्मिक पार्ट 4 दिनांक 1/8/2021 के अनुसार राजस्थान राज्य के बाहर के भूतपूर्व सैनिकों को नियुक्ति में आरक्षण की व्यवस्था नहीं है। कार्मिक का सेकंड विभाग की सूचना दिनांक 22/12/2020 के अनुसार कोई व्यक्ति जो अपनी पेंशन अर्जित करने के पश्चात सेवानिवृत्त हो गया है या आगामी 1 वर्ष के भीतर सेवानिवृत्त हो रहा है पर उसने सक्षम प्राधिकारी से या 6 प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया है, पद के लिए आवेदन करने का पात्र होगा, किंतु पद ग्रहण से पूर्व उसे समुचित नियुक्ति प्राधिकारी के समक्ष सेवानिवृत्त का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। यदि कोई भूतपूर्व सैनिक नीरज प्रमाण पत्र
एनओसी के आधार पर आवेदन करती है और वास्तविक सेवानिवृत्ति से पूर्व चयनित हो जाता है तो नियुक्ति प्राधिकारी पदग्रहण कालावधि को शिथिल कर सकेगा और उसे उसकी सेवानिवृत्ति के 2 माह की किसी कालावधि के भीतर पदग्रहण करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा। साथ ही यदि किसी भूतपूर्व सैनिक ने आरक्षण का लाभ लेने के पश्चात राजस्थान सरकार के अधीन किसी पद पर एक बार सेवा ग्रहण कर लिए तो राजस्थान सरकार के अधीन पुनर्नियोजित के प्रयोजन के लिए उसकी भूतपूर्व सैनिक की स्थिति समाप्त हो जाएगी। राजस्थान सरकार के अधीन नियोजन ग्रहण करने के पश्चात किसी व्यक्ति को एक सिविल कर्मचारी माना जाएगा, परंतु सीधी भर्ती की दशा में जहां किसी भी पद के लिए किसी निम्नतर पद का अनुभव अनिवार्य है, भूतपूर्व सैनिक को केवल इस कारण से कि वह सरकारी सेवा में किसी निम्नतर पद जिसका अनुभव उच्चतर पद पर सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित है पर नियोजित है, भूतपूर्व सैनिक प्रवर के फायदे से विवर्जित नहीं किया जाएगा। परंतु यह और कि यदि कोई भूतपूर्व सैनिक राजस्थान सरकार के अधीन किसी नियोजन को ग्रहण करने से पूर्व विभिन्न पदों के लिए आवेदन करता है और संबंधित नियोजक को राजस्थान सरकार के अधीन प्रारंभिक पद ग्रहण करने से पूर्व विभिन्न पद जिनके लिए उसने आवेदन किया है के लिए आवेदन की तारीख बार ब्यौरे के बारे में कोई स्वतः घोषणा पत्र या वचनबद्ध देता है तो ऐसे पदों पर नियुक्ति के लिए उसे भूतपूर्व सैनिक प्रवर के फायदे से विभाजित नहीं किया जाएगा। परंतु यह और भी भूतपूर्व सैनिक थोड़ी सी जानकारी इसमें मिला है साथियों, उसको थोड़ी सी समझ लीजिएगा। उत्कृष्ट खिलाड़ी के पदों पर भी है। देखिए साथियों, उत्कृष्ट खिलाड़ी के पदों पर यानी स्पोर्ट कोटा से भी है, तो इस पर देखते हैं आगे। रिक्तों का 2% देय होगा। उत्कृष्ट खिलाड़ी हेतु आरक्षित पदों का आरक्षण क्षैतिज रूप से है, अर्थात आवेदक जिस वर्ग सामान्य वर्ग आर्थिक कमजोर अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग का होगा उसी वर्ग के अंतर्गत सम्मिलित किया जाएगा। मतलब ये है कि अगर वही जो हमने पहले भी पढ़ चुका है कि यदि उस वर्ग से अगर स्पोर्ट कोटा से नहीं मिल पा रहे हैं तो स्पोर्ट कोटा कहीं दूसरे वर्ग से ले लिया जाएगा। इसकी जानकारी आप अच्छे से देख लीजिएगा। उत्कृष्ट खिलाड़ी संबंधी कुछ प्रावधान दिए हुए हैं, इस प्रावधान को पढ़ लीजिए और देखिए थोड़ी इसको देख लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट है। निम्न सारणी के स्तंभ संख्या 2 में उल्लिखित अंतर्राष्ट्रीय खेल संस्था द्वारा आयोजित नीचे दी गई अनुसूची के स्तंभ संख्या 3 में उल्लिखित खेलकूद के किसी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट या चैंपियनशिप में व्यक्तिशः या टीम स्पर्धा में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व किया हो। देखिए इसमें कुछ दिए हैं कि कहाँ कहाँ खेला हो। अंतर्राष्ट्रीय खेल संस्था टूर्नामेंट चैंपियनशिप का नाम अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, ओलंपिक गेम्स ग्रीष्मकालीन, एशिया ओलंपिक परिषद, एशियंस गेम, दक्षिण एशियन ओलंपिक परिषद, दक्षिण एशियन गेम्स जो सामान्य सैफ गेम्स के रूप में जाने जाते हैं राष्ट्रमंडल खेल परिसंघ में। तो स्पोर्ट कोटा वाले इसे सब जानते ही होंगे कि वो कहाँ कहाँ खेले हैं, तो इसके हिसाब से ये नाम दिया हुआ है, इस नाम को अच्छे से देख लीजिएगा। तो आगे चलते हैं। जैसे अब कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे विशेष योगजन निःशक्तजन के लिए क्या क्या प्रावधान है। जैसे राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार नियम 2018 के अंतर्गत निम्नलिखित श्रेणी के विशेष योगजन का ही आरक्षण लाभ तय होगा। दृष्टिबाधित और अल्पदृष्टि, श्रवणबाधित, सेरेब्रल पाल्सी, कुष्ठ रोग, मोनोपन, एसिड पीड़ित, मांसपेशियों की डिस्ट्रोफी सहित समस्त चलन निःशक्तता, ऑटिज्म, बौद्धिक निःशक्तता, लर्निंग निःशक्तता एवं मानसिक रुग्णता, बहुविकलांगता, उपरोक्त क्रीड़ा आशयदाता में वर्णित निःशक्तजन एवं श्रवण शक्ति का ह्रास एवं दृष्टिबाधित सहित। इस पर और आप अच्छे से थोड़ी इसको पूरा पढ़ लीजिएगा, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो इस प्रकार से मैं वीडियो थोड़ी सी रोक के आपको दिखाऊंगा, उस हिसाब से आप थोड़ी वीडियो को रोक कर भी पढ़ लीजिएगा साथियों। इसके बाद देखिए अनुसूचित क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए विशेष निर्देश हैं। अनुसूचित क्षेत्र के अभ्यर्थी के विशेष निर्देश हैं, उस निर्देश को भी आप देख लीजिएगा। इसके बाद आगे चलते हैं। अर्हताएँ क्या है, तो आवेदनकर्ता राजस्थान का मूल निवासी हो, सफाई कर्मचारी, सीधी भर्ती पद हेतु योग्यता, अभ्यर्थी को राज्य के किसी भी नगरीय निकाय केंद्र अथवा राज्य के किसी विभाग केंद्र द्वारा सरकार के आदेश द्वारा संस्थापित स्वायत्तशासी संस्था, अर्ध सरकारी संस्थान में संवेदकों, प्लेसमेंट एजेंसी या निजी संस्थान जैसे कि स्कूलों, कॉलेजों, हॉस्पिटलों, होटलों, फैक्ट्रियों, घर, दुकानों, मॉल, कोई अन्यत्र स्थान पर नियमित रूप से सफाई का कार्य करने का न्यूनतम 1 वर्ष का अनुभव प्रमाण पत्र आवेदन की अंतिम दिनांक तक आवश्यक है। विधवा एवं तलाकशुदा महिला को प्राथमिकता दी जाएगी। साथ ही अनुभव प्रमाण पत्र फर्जी पाए जाने पर संबंधित आवेदक का नियुक्ति निरस्त करते हुए अभ्यर्थी के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। चरित्र प्रमाण पत्र लगना है, लिख लीजिए। अभ्यर्थी को राजपत्रित अधिकारी, नगर पालिका के अध्यक्ष, विधानसभा परिषद के सदस्य, संसद सदस्य,
जो उसका संबंधी नहीं हो उसे 2 चरित्र प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना है जो कि 6 माह की अवधि में जारी किया गया हो। वेतनमान के बारे में देख लीजिए साथियों। वेतनमान राज्य सरकार द्वारा दिए 7वें वेतन आयोग के अनुसार सफाई कर्मचारी का वेतनमान पे मैट्रिक्स लेवल 1 आधारित है। परीक्षा काल में मासिक नियत पारिश्रमिक राज्य सरकार के अनुसार देय होगा। ये परीक्षा काल तो सभी में होता है साथियों। राष्ट्रीयता देखिए, भारत का नागरिक हो, नेपाल का प्रजनन हो या भूटान का प्रजनन हो, तब देखिए ये दूसरे राज्यों के लिए भी है तो वो जनरल से जाएंगे, लेकिन मूल निवासी राजस्थान का जो वहाँ के जो कहना चाहिए कि जनरल कोटा से नहीं आरक्षित वर्ग से जाएंगे तो वहीं के होनी चाहिए। तो आगे चलते हैं, इसको आप अच्छे से थोड़ी देखिए। आयु सीमा पर थोड़ी बात कर लेते हैं। सफाई कर्मचारी पद हेतु दिनांक 1/1/2025 को न्यूनतम 18 वर्ष एवं अधिकतम 40 वर्ष से कम, यानी 18 से कम नहीं होना चाहिए, 18 से ऊपर हो, 18 से ऊपर और 40 से अधिक नहीं होनी चाहिए। जो अभ्यर्थी पूर्व विज्ञप्ति के अनुसार आयु सीमा में आते हैं उन्हें आयु सीमा में ही माना जाएगा। अधिकतम आयु सीमा में अन्य विशेष श्रेणी में छूट निम्न प्रकार देय होगी। तो देख लीजिए, इसमें अब छूट पर भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग एवं ईडब्ल्यूएस के वर्ग के पुरुष अभ्यर्थी को जो राजस्थान के मूल निवासी है 5 वर्ष का छूट दिया जाएगा। समान वर्ग की महिला जो राजस्थान के मूल निवासी है 5 वर्ष को दिया जाएगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग और ईडब्ल्यूएस की महिला अभ्यर्थी जो कि राजस्थान के मूल निवासी है उन्हें 10 वर्ष का छूट दिया जाएगा। विधवा, बिछनी यानी जिन्हें परित्यक्ता कहते हैं, महिला के मामले में कोई आयु सीमा नहीं होगी, किंतु राज्य सरकार द्वारा निश्चित की गई सेवानिवृत्त आयु से उसकी आयु कम होनी चाहिए। तो जो विधवा परित्यक्ता वाले हैं उनके लिए कोई आयु सीमा नहीं हो, किसी भी आयु का हो, लेकिन ये नहीं कि वो 62 वर्ष से ऊपर का हो, 65 वर्ष से, इतना नहीं होना चाहिए। इसके बाद और इसमें थोड़ी सी जानकारी आप देख लीजिएगा। ये पूरी जानकारी आपको देखना है साथियों। अब देखिए चयन प्रक्रिया में थोड़ी बात कर लेते हैं। नगरीय निकाय वार विज्ञापित पदों हेतु प्राप्त आवेदनों में से पात्र अभ्यर्थियों का चयन विज्ञापित पदों के वर्गवार 3 गुना अभ्यर्थियों का लॉटरी प्रक्रिया अपनाकर प्रायोगिक परीक्षा या मूल्यांकन हेतु चयन किया जाएगा। प्रायोगिक परीक्षा हेतु ये 3 माह की समय तक संबंधित नगरीय निकाय में प्रायोगिक परीक्षा करवाया जाएगा। प्रायोगिक परीक्षा मूल्यांकन निर्धारित मानदंड उपस्थित अनुपस्थित अवधि एवं अनुभव, स्थान, कार्य विशिष्टता के आधार पर योग्यता और कार्यकुशलता को देखा जाएगा। देखिए, इसमें 3 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा, फिर उस पर मूल्यांकन किया जाएगा। इस पर भी थोड़ी सी आप देख लीजिएगा। और यहाँ पे क्या क्या लगना है साथियों, तो इसमें आयु संबंधित प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, इसमें जन्म तिथि अंकित होगी, 2 सत्यापित प्रतिलिपि, जैसे आधार कार्ड भी चलेगा। आवेदक के जन आधार कार्ड की 2 सत्यापित प्रतिलिपि, आवेदक का अनुभव प्रमाण पत्र की, तो मतलब हर चीज़ 2 ही काफ़ी मांगा है। 2 चरित्र प्रमाण पत्र की प्रति 6 माह की अवधि में जारी किया हो। राजस्थान के मूल निवासियों की स्थिति में सक्षम अधिकारी द्वारा वही निवास प्रमाण पत्र लगेगा। इस प्रकार से जैसे जाति है तो जाति के बारे में भी ये जिसके पास जो प्रमाण पत्र है वो सभी 2 प्रति में होनी चाहिए। विवाहित होने की दशा में विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र 2 सत्यापित प्रतिलिपि, विधवा होने की दशा में पति के मृत प्रमाण पत्र में 2 सत्यापित प्रतिलिपि हो, अपरित्यक्ता में भी। इस तरीके से आपने देखा। थोड़ी सी नोट पर बात करते हैं। निर्धारित प्रायोगिक परीक्षा के समय वांछित दस्तावेज प्रमाण पत्र के अभाव में अभ्यर्थी की अभ्यर्थी किसी भी स्तर पर रद्द की जा सकती है, जिसकी समस्त जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी। पेंशन की व्यवस्था है साथियों। देखिए, नवनियुक्त कार्मिकों को राज्य सरकार के प्रभावी नियमों के अनुसार पेंशन होगी, मतलब पेंशन वही नया जो चला है वही। और ऑनलाइन आवेदन भरने की अवधि, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसी पर तो बात कर ही लेते हैं। ऑनलाइन आवेदन पत्र दिनांक 4/3/2024 से 24/3/2024 को रात्रि 12 बजे तक। सुधार की तो पहले ही बात हो चुकी है, 27/3/2024 से 2/4/2024 तक सुधार किया जाएगा। इस प्रकार से नियुक्ति के लिए अयोग्यता के बारे में थोड़ी बात आप देख लीजिएगा साथियों। आवेदन कैसे करें ये तो MP ऑनलाइन वाले सब जानते हैं, फिर भी आप अपने हिसाब से भी देख लीजिए, क्योंकि वो गड़बड़ भी कर देते हो, जानकारी अपने को होना चाहिए। इस प्रकार आप नोटिफिकेशन को अच्छे से ज़रूर देख लें। तो इस प्रकार से हमारा ये मैटर समाप्त होता है। तो इस प्रकार का वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें साथियों, ताकि हमारी वीडियो आप तक पहुँचे और सभी वीडियो का जानकारी आप ले पाएँ। तो ठीक है साथियों, धन्यवाद।